नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं रवि कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके काम आएंगे। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि कोसलों के स्थानांतरण के लिए। जी हाँ, कोसलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कोसलों के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है या कौन सा उपयोगी है? तो कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशल अंतरण क्या है? एक गति है न कि उद्देश्य। रे के अभिक्रमित अनुदेशन, सा के अभिक्रमित तैयारी और अर्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन ए, कि कौशल अंतरण क्या है? एक गति है ना कि उद्देश्य। क्या है? कौशल अंतरण क्या है? एक गति है ना कि ना कि उद्देश्य। अब दोस्तों ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? कौन सा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अभी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था स्किनर ने। जी हाँ, इसको किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और जो आपका शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन होता है, जी हाँ, कौन सा अनुदेशन? शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन होता है। तो ये किसने दिया था? ये क्राउडर ने दिया था। किसने दिया था? क्राउडर ने दिया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है? कौशल एक गति है न कि उद्देश्य। रे के अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर ने और शाक के अभिक्रमित अनुदेशन क्राउडर ने दिया। इसके साथ साथ तो रे के अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। और शाक के अभिक्रमित अनुदेशन क्राउडर ने दिया था। अनुकूलनीय प्रोग्रामिंग अभिक्रमित अनुदेशन को क्या बोलते हैं? हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये किसने दी थी? पास्क ने दी थी। अनुकूलनीय प्रोग्रामिंग पास्क ने। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग किसने दी थी? गिलबर्ट ने दी थी। किसने दी थी? गिलबर्ट ने दी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र मतलब क्या होगा कि जब टीचर क्या होता है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसमें वो किस 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 विधि से चलाता, मतलब कौन सी विधि में कौन सी विधि को किस तरीके से चलाता है, तो उसके हिसाब से होगा। तो हमारा तो निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो सरल से कठिन की ओर आपका शिक्षण सूत्र होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र होता है, दृश्य से अदृश्य की ओर शिक्षण सूत्र होता है। लेकिन जो आपका निगमन से आगमन की ओर होता है, जी हाँ, कौन सा? जो आपका निगमन से आगमन की ओर होता है, ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता। जबकि इसकी जगह कौन सा शिक्षण सूत्र होता है? इसकी जगह होता है कि आगमन से किसकी ओर? आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, निगमन से आगमन की ओर। तो इसका सही शिक्षण सूत्र क्या होगा? आगमन से निगमन की ओर होगा। तो आइए जानते हैं कुछ शिक्षण सूत्र, जो कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एक सूत्र होता है हमारा, शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। किसकी ओर? ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा क्या होता है? सरल से कठिन की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी हमारा क्या होता है? शिक्षण सूत्र होता है। ये होता है आगमन से निगमन की ओर। जबकि वहाँ पर क्या आता है? निगमन से आगमन की ओर। तो इसका सही सूत्र क्या है? आगमन से निगमन की ओर। एक होता है पूर्ण से अंश की ओर। दूसरा होता एक और होता मनोविज्ञान से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये हमारे क्या हैं? शिक्षण सूत्र है। क्या है? शिक्षण सूत्र हैं।
तो ये क्या है, हमारे शिक्षण सूत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म शिक्षण, क्या है, सूक्ष्म शिक्षण। जी हाँ, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है, प्रतिपुष्टि होता है, शिक्षण होता है, योजना बनाना होता है, या प्रस्तावना होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद क्या होता है, तो इसका प्रथम पद होता है योजना बनाना। क्या बनाना, योजना बनाते पहले क्या करेगा, योजना बनाएगा, फिर उसको कक्षा में प्रस्तावना देगा, फिर उसको क्या करेगा, कक्षा में प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे ये ऑर्डर चलता रहता है इसका। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण योजना थी, ये किसने प्रतिपादित की, 1963 में डी एलन ने। किसने, डी एलन ने, और उनके दो साथी कौन कौन से, एचिसन और रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया, डी एलन ने, और उनके साथी एचिसन और रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। और इसका भारत में जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, डी तिवारी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1967 में किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, पृथक्करण होगा, अनुप्रयोग होगा, तुलना होगा, या अन्वेषण होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अन्वेषण। अवबोध स्तर के शिक्षण में, जी हाँ, बोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल होगा, अन्वेषण शामिल होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तब संभव होगा। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तब संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी क्या करे, बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रयोगात्मक सामग्री भी मौजूद हो। तो आपको इनमें से कौन सा सही है ये चुनना है। पहला और तीसरा दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, या फिर तीनों ही सही है। तो इसका आंसर है इस तीनों ही सही है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब क्या होगा, कि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की क्या बढ़े, भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रयोगात्मक सामग्री भी क्या हो, मौजूद हो, क्या हो, प्रयोगात्मक सामग्री भी मौजूद हो। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, कि निम्न में किसी ने बुलाया। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा ये क्या है, राम है। कौन है, राम है। अब ये राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इसको किसी ने या इसकी मम्मी ने आवाज़ ली कि बेटा राम, तो ये किधर ध्यान देगा, जिधर से आवाज़ आई उधर क्या देगा, ध्यान देगा। क्या देगा, उधर क्या देगा, ध्यान देगा। तो ऐसे इसकी मम्मी ने बुलाया कि राम। तो अब जो यहाँ पर राम जो अनुक्रिया करेगा या प्रकट करेगा वो कौन सी अनुक्रिया होगी, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा, या प्रत्यक्ष संवेदना द्वारा। तो क्या किया, छात्र क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और उसे क्या किया, आवाज़ लगाई, किसी ने आवाज़ लगाई, आवाज़ का मतलब ध्वनि दी। तो उसको कौन सी संवेदना होगी, ध्वनि संवेदना। अगर वह क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। अब किताब पढ़ रहा था तो उसको जो यहाँ पर मान लो ABCD पढ़ रहा होता, तो उसको जो A दिखा, B दिखा, तो यह उसकी क्या होगी, दृष्टि संवेदना होगी। क्या होगी, उसकी दृष्टि संवेदना होगी। क्या होगी, दृष्टि संवेदना होगी। स्पर्श, अगर वह मान लो अगर उसके सामने कोई कुत्ता आता है, क्या आता है, कुत्ता आता है, अगर वह कुत्ते को स्पर्श करता है तो उसे पता चलेगा कि ये कुत्ता है, क्योंकि उसने क्या किया, उसको छूकर देखा। तो यह क्या होगी, स्पर्श संवेदना होगी। तो इसका जो राइट आंसर था कि उसका नाम लेकर बुलाया जा रहा है, यानी कि उसको आवाज़ दी जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ध्वनि संवेदना हो गया।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जी हाँ, किसके सिद्धांत के अनुसार? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जी हाँ, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 5 से 8 वर्ष। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दी थी? 4 अवस्था दी थी। अब उनमें से प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी थी? दूसरे नंबर की अवस्था थी। तो इसकी जो एज होती है, ये एज कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। जी हाँ, कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। तो आइए देखते हैं कि पियाजे की ये चारों अवस्था कौन कौन सी थी। तो पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? पियाजे थे हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दी? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, या इसको ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई? उन्होंने 4 अवस्था बताए। कौन सी अवस्था बताए? कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्था बताए। तो 4 अवस्था कौन कौन सी थी, उनके बारे में जानते हैं। 4 अवस्था, पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, या इसको हम बोल सकते हैं ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, या इसको हम बोल सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी आयु कितनी थी? जन्म से लेकर कहाँ तक? 2 वर्ष तक। कहाँ तक? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो अभी हमारा क्वेश्चन था, उसकी अवधि कितनी थी? 2 से 7 वर्ष। इसे क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, प्री ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था कौन सी थी? 7 से 11 वर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसके बाद अगली अवस्था 11 से 18, इसको या 11 से 15 भी कई किताबों में दिया हुआ है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कौन सी होती है? चौथे नंबर की अवस्था होती है। तो आइए इन अवस्था के बारे में थोड़ा कुछ और भी जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो संवेदी गामक या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, तो इसकी अवधि थी जन्म से लेकर कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें एक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। जब बच्चा क्या होता है, 8 महीने से पहले का होता है, तो उसके सामने कोई वस्तु रख दी और फिर बाद में हटा ली। क्या किया? कोई वस्तु रख दी और बाद में क्या कर ली हमने? हटा ली। तो वह उस वस्तु को नहीं खोजेगा। वो उसका उस वस्तु से ध्यान हट जाएगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है, वो आगे बढ़ता जाता है। अब उसके सामने से अपन कोई वस्तु रख देते हैं, जैसे मान लो अपने ये बॉल रख दी। अब उसके सामने से अगर अपन इस बॉल को हटा लेंगे ना, तो वो क्या करेगा? इस बॉल को ढूंढने की कोशिश करेगा कि मम्मी ने यहाँ रखी होगी, या पापा ने यहाँ रखी होगी, या भैया ने यहाँ पर रखी होगी। तो वो क्या करेगा? इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। मतलब क्या करेगा? छुपी हुई वस्तु को ढूंढने की कोशिश करेगा। पहले उसके सामने थी, लेकिन बाद में हटा दी गई। तो वो क्या करेगा? हटाई गई वस्तु को उसका पता रहता है कि वस्तु थी यहाँ पर। तो वो क्या करेगा? उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये उसका क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। दूसरा वस्तु संयोजन का ज्ञान, और तीसरा क्या होता है? अनुक्रिया और परिणाम के संबंध में उसे ज्ञान होता है। ठीक है। तो इसके बाद अगली अवस्था थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस जो हमारे क्वेश्चन का था, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोल सकते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन सी बात होती है? एक तो होती है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है सजीव चिंतन। सजीव चिंतन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं? एनिमिज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं? जीववाद। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीववाद।
अब ये जीववाद क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्या ये हमारा बच्चा रहा, ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। वह किसी पौधे को देखता है, अरे ये पौधा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये पेड़ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बच्चा क्या बोलेगा, ये पेड़ भी क्या है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पेड़ भी बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पेड़ भी बढ़ रहा है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा होने लगा, और 6-7 वर्ष में वो क्या करने लगा, स्कूल जाने लगा। क्या करने लगा, स्कूल जाने लगा। अब वो क्या बोलता है, वो सूरज को देखकर क्या बोलता है, ये सूरज तो मेरे साथ साथ चल रहा है। क्या कर रहा है, सूरज तो मेरे साथ साथ चल रहा है। तो ये जो चिंतन करता है वो बच्चा, क्या होगा, उसने सोच उसने उसको पता नहीं है कि सूरज क्या है, निर्जीव है, लेकिन उसके अनुसार तो क्या हो गया कि सूरज सजीव है। तो वह क्या हो गया, सूरज क्या है, सजीव है। उसके अनुसार तो क्या हो गया, सूरज क्या है, सजीव है। सूरज में भी क्या है, जीवन है। तो बच्चा क्या करेगा, सूरज को भी क्या मान लेगा, सजीव मान लेगा। तो बच्चा क्या करता है, सजीव चिंतन में निर्जीव वस्तुओं को भी क्या करता है, वह सजीव मानता है। किसको, निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मानने लगता है, वह सजीव मानने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम एनिमिज्म कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम जीववाद कहते हैं। इसका एक और उदाहरण हो सकता है कि बच्चा सड़क पर चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था, बच्चा सड़क पर चल रहा था। अब बच्चा क्या हो गया, गिर गया। तो वो क्या बोलेगा कि सड़क ने मुझे चोट मारी। क्या मारी, सड़क ने मुझे चोट मारी। क्या बोलेगा, सड़क ने मुझे चोट मारी। तो ये किसका उदाहरण हो गया, हमारा एनिमिज्म यानी कि जीववाद या सजीव चिंतन का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, आत्मकेंद्रितता। कौन सा, आत्मकेंद्रितता, इकोसेंट्रिज्म। इसमें बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं देता, केवल अपने दृष्टिकोण को क्या करता है, अब केवल अपने दृष्टिकोण को महत्व देता है। वो वो बोलेगा कि उसके सामने मान लो ये कार्ड है, अब इस पे 2 कलर है। उस बच्चे की तरफ तो क्या है, लाल कलर है, और बच्चे के दूसरी तरफ क्या है, हरा कलर है। कौन सा कलर है, हरा कलर है। तो बच्चा, और यहाँ पर क्या बैठा है, एक दूसरा आदमी बैठा है, और यहाँ पर बैठा है बच्चा। कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है हमारा बच्चा। तो बच्चे से बोला गया कि सामने वाले व्यक्ति को क्या दिख रहा है। बच्चे से बोला गया सामने वाले व्यक्ति को क्या दिख रहा है। तो बच्चा बोलेगा कि सामने वाले व्यक्ति को क्या दिख रहा है, लाल कलर ही दिख रहा है। कौन सा कलर दिख रहा है, सामने बैठे व्यक्ति को क्या दिख रहा है, लाल कलर ही दिख रहा है। लेकिन वास्तव में क्या था, यहाँ पर क्या था, हरा कलर था। तो बच्चे ने केवल दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं देखा। किसको नहीं देखा, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं देखा, केवल अपने दृष्टिकोण को देखा, और अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही उसने बताया। तो ये क्या था, ये उसका इकोसेंट्रिज्म होगा। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप में अपने दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद अगली अगली विशेषता क्या होती है, स्वनिर्मित भाषा। बच्चा अपनी भाषा खुद बनाता है। खेल और अनुकरण द्वारा सीखना भी इसी अवस्था में होता है। खेल और अनुकरण द्वारा अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की आयु होती है, जो 2 से 7 वर्ष की आयु होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, खेल और अनुकरण द्वारा सीखेगा। क्या करता है, खेल और अनुकरण द्वारा सीखता है। अब जो हमारी ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है या प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से होंगे, पूर्व संकलनात्मक अवस्था और अंतः प्रज्ञा या अंतर्दशीय अवस्था बोल सकते हैं। जो इसकी आयु होगी, जो पूर्व संकलनात्मक अवस्था की एज होगी, ये कितनी होगी, ये 2 से 4 वर्ष होगी। जी हाँ, कितनी होगी, 2 से 4 वर्ष होगी। और अंतःप्रज्ञा अवस्था की आयु कितनी होगी, 4 से 7 वर्ष होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 7 से 11 वर्ष। जी हाँ, कितनी, 7 से 11 वर्ष। कितने होते हैं, 7 से 11 वर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या क्या चीज़ें खास हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चा क्या करता है, मूर्त अवधारणा की क्या होती है, उसमें पहचान होती है। क्या होती है, मूर्त अवधारणा की पहचान होती है। जो उसके सामने है वो उसके बारे में पूरा बता देता है।
उसके विचार विचार उसका चिंतन कैसा हो जाता है, तार्किक हो जाता है। कैसा हो जाता है, तर्कपूर्ण हो जाता है। और विचारों में भी क्या हो जाती है, क्रमबद्धता आ जाती है। बच्चा संरक्षण या संधारण की, बच्चे में क्या आ जाती है, संरक्षण या संधारण या संरक्षण की अवधारणा विकसित होने लगती है। बच्चे में क्या होने लगती है, विकेंद्रीकरण की अवधारणा विकसित होने लगती है। और बच्चे में क्या होता है, पलटावी चिंतन, या इसको हम बोल सकते हैं व्युत्क्रमणशील चिंतन। अभी व्युत्क्रमणशील चिंतन क्या होता है, तो व्युत्क्रमणशील चिंतन या पलटावी चिंतन क्या होता है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में था, तब बच्चे से बोला गया कि 7 में 2 जोड़ो तो कितना होगा, 9 होगा, ये तो बता देता था। लेकिन उससे बोला कि 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, तो वो नहीं बता पाएगा। वो बोलेगा कि 7 में से 2 घटाओगे तो 5, ये भी बता देगा। लेकिन वो बोलेगा कि 5 में 2 जोड़ोगे तो वो 7 नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको पलटावी चिंतन नहीं कर पाता है। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे से पूछो कि 7 में से 2 जाएगा 5, और वो बताएगा कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो ये क्या बता देगा, वो पूरा बता देगा। तो ये कौन सी अवधारणा थी, ये अपलटावी चिंतन की अवधारणा थी। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली अवस्था आती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, आगमनात्मक चिंतन आ जाता है, अभिसारी चिंतन आ जाता है, अपसारी चिंतन करने लगता है, और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। जी हाँ, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना बनाना, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। किसका अंत, काल्पनिक भय का अंत। तो निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा भविष्य की योजना की क्या करना, सूझबूझ बनाना। ये बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। जी हाँ, कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। पावलोव संबंधित है, विनय संबंधित है, चॉम्स्की संबंधित है, या मास्लो संबंधित है। तो आइए एक एक इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में तो पावलोव बात करते हैं। ये पावलोव कौन थे, तो पावलोव ने दिए थे अधिगम का कौन सा सिद्धांत, अधिगम का इन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुकूलन का इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। और बिने कौन थे, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। जी हाँ, कौन थे, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण के क्या थे, ये जन्मदाता थे। और चौमास्की कौन थे, चौमास्की। तो ये चौमास्की कौन थे, चौमास्की किससे संबंधित थे, भाषा विकास से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, चौमास्की भाषा विकास से संबंधित थे। तो 19वें प्रश्न का आंसर क्या हो गया कि कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास संबंधित थे, तो ये चौमास्की भाषा विकास से संबंधित थे। कौन, चौमास्की किससे संबंधित थे, चौमास्की भाषा विकास से संबंधित थे। और मास्लो क्या थे, मास्लो ने किसका सिद्धांत दिया था, अभिप्रेरणा का कौन सा दिया था, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। आवश्यकता का क्या दिया था, पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। तो पावलोव का क्या हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बिने क्या थे, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता थे। चौम्स्की क्या थे, भाषा विकास से संबंधित थे। तो चौम्स्की के बारे में कुछ जानते हैं कि चौम्स्की भाषा विकास से कैसे संबंधित थे। तो चौम्स्की ने एक सिद्धांत दिया था अपना, कौन सा सिद्धांत दिया था, भाषा विकास का एक सिद्धांत दिया था। या इसको हम बोल सकते हैं भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था।
चौमस्की क्या बोलते हैं? चौमस्की बोलते हैं कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। मतलब बालक में भाषा सीखने की क्षमता उसके जन्म से ही आती है। बालक के अंदर क्या होता है? भाषा अर्जन यंत्र होता है। क्या होता है? भाषा अर्जन यंत्र होता है, LAD। क्या होता है? लैंग्वेज इक्विपमेंट, एक लैंग्वेज LAD। तो इसको क्या बोलते हैं? LAD। भाषा अर्जन यंत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? LAD, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस इसको बोलते हैं। बच्चा क्या करता है? वातावरण से क्या करता है? बच्चा क्या करता है? वातावरण से क्या करता है? इसने ये शब्द पकड़ा, कोई शब्द दूसरा शब्द पकड़ा, तीसरा शब्द पकड़ा, चौथा शब्द पकड़ा, तो ऐसे शब्द पकड़ते पकड़ते वह उन शब्दों से क्या बनाने लगता है? वाक्य बनाने लगता है, और अपने खुद की क्या करने लगता है? उनकी व्याकरण क्या करने लगता है? व्याकरण बनाने लगता है। क्या करने लगता है? व्याकरण बनाने लगता है। तो ये जो व्याकरण बनाता है, व्याकरण के जो नियम बनाता है, क्या बनाता है? व्याकरण के जो नियम बनाते हैं, इन नियमों को क्या बोलते हैं? जनरेटिव ग्रामर। तो ये अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा, जनरेटिव ग्रामर की अवधारणा किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। और चॉम्स्की क्या बात करते हैं कि भाषा अधिगम की बात नहीं करते। चॉम्स्की किसकी बात करते हैं? चॉम्स्की किसकी बात करते हैं? भाषा अर्जन की बात करते हैं। जी हाँ, किसकी बात करते हैं? भाषा अर्जन की बात करते हैं। भाषा अधिगम की बात नहीं करते। तो भाषा अधिगम की ये बात नहीं करते, भाषा अर्जन की बात करते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा पर क्या देते हैं? ये बल देते हैं। कौन? चॉम्स्की अनौपचारिक शिक्षा पर बल देते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से क्या किया? सिद्ध किया। क्या किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। कौन सा अधिगम? संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को हम बोलते हैं कौन सा? प्रयास और भूल का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयत्न। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलेंगे? प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न व किसका सिद्धांत? त्रुटि का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। इसको और भी क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रयास और भूल का सिद्धांत। अधिगम का क्या होता है? थॉर्नडाइक ने, और इसे क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अधिगम का प्रयास और भूल का सिद्धांत, या इसे अन्य नाम से क्या, कौन से नाम जाना? संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, SR बॉन्ड थ्योरी। कौन सा सिद्धांत? SR बॉन्ड थ्योरी, या इसको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत। जो उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर क्या किया था? प्रयोग किया था। क्या किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो का? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।